दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए गन शॉट के साथ में। थर्ड सेमेस्टर का ये पहला गन शॉट होने वाला है। 8 आपकी यूनिट है, 8 आपको गन शॉट देंगे। उसके बाद हमने आपसे वादा कर रखा है कि पूरा वन शॉट कर देंगे ताकि आप आराम से ये 8-9 वीडियोस देख कर जाओ और जाकर माहौल बनाओ मेरे भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इस गन शॉट की शुरुआत हम करेंगे मेरे भाई। ये अपनी जो यूनिट है, ये यूनिट नंबर शायद 4 या 5 होगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें जो जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, जो जो इंपॉर्टेंट हैं, जितने नंबर में आ सकते हैं, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई इसमें एक टॉपिक लिया है वॉन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। देखो मेरे भाई समझो, वॉन डर वाल्स इक्वेशन पेपर में तुम कह दो लॉन्ग में 25 नंबर में आ जाए, नहीं आएगी। कितने में आएगी? 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। फिर भी हमने इस तरीके से लिखाई है कि अगर ये 7.5 या 15 नंबर तक में भी आ जाए तो आप आराम से लिख पाओगे। समझो पहले वॉन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है, बहुत आराम से चलेंगे, डिटेल में समझाएंगे मेरे भाई। ठीक, समझो भैया, ऐसी गैसें जो बायल और चार्ल्स के नियम को फॉलो करती हैं। समझो, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, जो बायल और चार्ल्स के नियम को फॉलो करती हैं वो कहलाती हैं आइडियल गैसेस, यानी आदर्श गैसें। वास्तव में कोई भी आदर्श होता नहीं, आप जिसे भी अपना आदर्श मान के बैठे हुए हो उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होंगी ही। तो दुनिया में कुछ भी आदर्श नहीं होता है। ठीक, वॉन डर वाल्स नाम के 2 अलग अलग आदमी हैं, इन्होंने कहा देखो आदर्श वादर्श कुछ नहीं होता है। जो आदर्श गैसें होती हैं उनके लिए एक समीकरण दी गई थी जो कि क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन पीबी बराबर NRT। यही आपने पढ़ा होगा, पीबी बराबर RT समीकरण आपने 11वें क्लास में पढ़ी होगी। N की वैल्यू जब मेरे भाई 1 हो जाती है, 1 मोल के लिए अगर निकालते हैं तो पीवी बराबर RT होता है। अगर मान लिया मोलों की संख्या 2 है तो पीवी बराबर 2RT, 3 मोल है तो 3RT, N मोल है तो पीवी बराबर NRT होता है। ठीक है, ये आदर्श गैस समीकरण होती है। वॉन डर वाल्स ने कहा भैया ये आदर्श वादर्श गैस कुछ नहीं होती है, दिक्कत है। समझो क्या दिक्कत है। इन्होंने कहा कि यार ये जो तुम पीवी कह रहे हो ये गलत है। पी का मान जितना तुम बता रहे हो उतना नहीं होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। कैसे होता है समझो, क्योंकि भैया आदर्श गैस का मतलब ये होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अभी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है कि गैस का मतलब यह है कि सब अणु अंधाधुंध गति करेंगे। वॉन डर वाल्स ने कहा ऐसा नहीं है, सब अंधाधुंध गति नहीं करेंगे, थोड़ा बीच में अट्रैक्शन रहेगा। जब अणु एक दूसरे में अट्रैक्शन में रहेंगे, एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर जितना तुम बता रहे हो इतना नहीं रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा। लोगों ने कहा कितना ज्यादा रहेगा? बोले इतना ज्यादा रहेगा, A/V²। तो इन्होंने कहा जो PV बराबर RT है उसमें P नहीं होगा, प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा। जो भैया अपनी आदर्श गैस है उसके लिए कहा गया कि भैया वॉल्यूम होता ही नहीं, गैसों के अणु बहुत छोटे होते हैं, उनका आयतन होता ही नहीं है। लेकिन वॉन डर वाल्स ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कितना भी छोटा हो कुछ ना कुछ तो आयतन होगा। वो आयतन घटा के तब बात करो, बोले कितना घटा दें? तो बोले V में से B आयतन घटाओ। ठीक, तो P की जगह इन्होंने ये जोड़ दिया, B की जगह ये घटा दिया और बराबर में क्या चलता है? RT। बराबर में RT ही रखा रहने दिया और इस तरीके से मेरे भाई बन गई ये वॉन डर वाल्स समीकरण। पेपर में ये 7.5 नंबर तक बन सकती है। तो हमने लिखा क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी बराबर NRT होती है। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग गैस मॉलिक्यूल्स का कोई वॉल्यूम नहीं होता। यह समीकरण कहती है कि गैसों के अणु बहुत छोटे होते हैं, उनका कोई आयतन नहीं होता है और उनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नहीं होता, उनके बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता है। गांव वाली भाषा में कहें सब छुट्टा सांड होते हैं, अंधाधुंध गति कर रहे होते हैं। वॉन डर वाल्स ने कहा नहीं, परंतु रियल गैसेस में ये दोनों एजम्पशंस गलत हैं। बोले हकीकत में आ जाओ, रियलिटी में आ जाओ, दोनों एजम्पशंस गलत हैं। इसलिए वॉन डर वाल्स ने करेक्शन किए। क्या करेक्शन किए? पी में इन्होंने करेक्शन किया। अभी हमने आपको बताया P में कुछ जोड़ा, B में कुछ घटाया। क्या प्रेशर में क्या करेक्शन किया? इन्होंने कहा कि भैया जो तुम प्रेशर P लिए बैठे हुए हो, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है और जब अट्रैक्शन होगा तो प्रेशर ज्यादा फील होगा। इस वजह से जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? P प्लस का AN²/V², P प्लस का A/V²। ठीक है सर जी, ये N² क्या रख दिया? N मेरे भाई मोलों की संख्या है। अगर मोल 1 होगा तो N की वैल्यू यहां 1 रख देंगे, यानी A/V² ही जोड़ा जाएगा। आखिरी में हम लोग N को हटा भी देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? AN²/V² को P में जोड़ दिया। इन्होंने कहा आयतन भी तुम गलत नापे बैठे हो, क्योंकि भैया होता क्या था, मॉलिक्यूल्स का अपना भी कुछ आयतन होगा ना। आदर्श गैसें कह रही थी अपना कोई आयतन नहीं होता, ना के बराबर आयतन होता नहीं, खुद का कुछ ना कुछ तो आयतन होगा। मान लिया तुम जो कंटेनर मान के बैठे हुए हो, समझो यार, थोड़ा समझा देते हैं तुम लोगों को।
तुम ये कंटेनर मान के बैठे हो कि इसका आयतन V है और इसके अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल है, तो इन्होंने कहा इस गैस मॉलिक्यूल का भी तो कुछ आयतन है। अगर इसका आयतन V है तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है क्या पूरे V आयतन में घूम सकता है? नहीं, ये अपनी भर की जगह तो घेर ही रहा है, तो ये V माइनस B में घूमेगा ना। जैसे ये जहां पे क्लास पे हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, इसकी ऐसे करके चौड़ाई 16 फीट है और ऐसे करके 50 फीट है। तो अगर 16 फीट की हम बात करी जाए तो 16 फीट में 1.5 फीट के तो हम हैं भी मोटू लाला हो गए हैं, तो पूरे 16 फीट खाली जगह कहाँ है? 16 माइनस मोटू लाला की जो भी इंतजाम है वो, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा आयतन V खाली नहीं है, उसमें से जो अपनी जगह तुम खड़े हुए हो गैस मॉलिक्यूल खड़ा हुआ उसे घटाना पड़ेगा। तो ये क्या करेक्शन किया? V माइनस का NB, N फिर वही मोलों की संख्या है जिसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो V माइनस का V बचेगा भैया, ठीक है। जब इनने इन दोनों को मिलाया तो एक क्वेश्चन बनाई, वॉन डर वाल्स इक्वेशन क्या बनी? P प्लस का AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस का NB बराबर होता है nRT। एक मोल के लिए N की वैल्यू 1 रख दो, N की वैल्यू 1 रख दो, N की वैल्यू 1 रख दो, तो P प्लस का A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस का V बराबर आ जाएगा RT। यही है मेरे भाई वॉन डर वाल्स समीकरण, ठीक है। इसे बिल्कुल याद कर लो, जहां पर A और B नियतांक होते हैं। A का मात्रक होता है पास्कल मीटर की पावर 6 प्रति मोल स्क्वायर। पास्कल क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। और भैया B जो दूसरा वाला नियतांक है B, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब प्रति मोल होगा भाई, ठीक है। तो वॉन डर वाल्स समीकरण अगर मोटा मोटा हम आपसे कहें, कोई कहे वॉन डर वाल्स समीकरण क्या होती है, तो आप कहोगे भैया PV बराबर RT, आप याद रखना, ठीक। आप कहोगे सर जी P में कुछ जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? तो A अपान B स्क्वायर जोड़ेंगे, V में कुछ घटा देंगे, क्या घटाएंगे? तो V घटा देंगे, बराबर में क्या आ जाएगा? RT। और इस तरीके से मेरे भाई आदर्श गैस समीकरण चेंज हो जाएगी वॉन डर वाल्स समीकरण में। ये पहला क्वेश्चन है जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमें 14 साल पढ़ाते हुए हो गए मेरे भाई, जो लोग पहली बार देख रहे होगे सोच रहे होगे अबे सर जी क्या बताएंगे। भाई जो बताएंगे ना उसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा, टेंशन मत लेना, हर साल का यही खेल है भैया, ठीक। तुम लोग पहली बार BSc कर रहे होगे, 14-15 सालों से, पूरी मतलब नहीं, बचपन से जबान हो गए, जब से 12th में थे तब से पढ़ा रहे हैं। और BSc फर्स्ट ईयर में थे तो 12th पढ़ाते थे, सेकंड ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते मेरे भाई जो है सारी इच्छाएं खत्म हो गई, जो जिंदगी में करा सब मेरे भाई पढ़ा के ही करा। तो समझो अगला टॉपिक क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या है काइनेटिक थ्योरी? काइनेटिक मतलब क्या होता है? गतिक। थ्योरी माने सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत, यानी गैसों के अणु होते हैं अंधाधुंध गति करते हैं, यही गैसों का अणुगति सिद्धांत है। लो समझो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। एक गैस लार्ज नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम गैस के टोटल वॉल्यूम की तुलना में ना के बराबर होता है। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, ये देखो यही तो दिक्कत थी। वॉन डर वाल्स ने कहा तुम कह रहे हो कि जो मॉलिक्यूल्स का आयतन है वो निग्लिजिबल है, ना के बराबर। उन्होंने कहा नहीं, उसका अपना आयतन है, उसे घटाओ, V माइनस B लिखो, तभी क्वेश्चन चेंज हुई भैया, ठीक है। तो इन्होंने कहा मॉलिक्यूल जो गैसों के अणु है बहुत छोटे होते हैं, उनका आयतन वायतन उनकी कोई औकात नहीं है, समझ लो मेरे भाई ना के बराबर है, ठीक है। गैसेस मॉलिक्यूल्स लगातार तेजी से गति करते रहते हैं। यहाँ सिलेंडर ला के खोल के रख दें, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कहीं भैया सिलेंडर लीक हो रहा है। क्यों? गैसों के अणु उड़ उड़ के सबकी नाक तक पहुंच जाएंगे, तो अंधाधुंध गति करते रहते हैं तथा एक दूसरे से एवं कंटेनर की वॉल से टकराते रहते हैं। अगर किसी कंटेनर में गैस है तो उससे टकराएंगे, यहाँ सिलेंडर खोल दोगे यहाँ दीवालों पर टकराएंगे, तो इस तरीके से ये टकराते रहते हैं, ठीक है। सभी मॉलिक्यूल्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं परफेक्टली इलास्टिक का मतलब टकराए चले गए, कोई ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं, कुछ नहीं, तो इलास्टिक होते हैं। अतः एनर्जी का नेट लॉस, कोई ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होता, कोई ऊर्जा का लॉस नहीं होता है। टकराते रहते हैं, चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, जब ये आपस में कोलिजन मतलब टकराते हैं, ठीक है। गैसेस पोटेंशियल एनर्जी नहीं रखती, समझो दो एनर्जी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जब गैसों के अणु अंधाधुंध गति कर रहे हैं तो उनमें स्थितिज ऊर्जा क्यों होगी? खाली गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, बौरा के अंधाधुंध घूमते रहेंगे। तो गैस पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा नहीं रखते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मास माना गया है। पॉइंट मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि भैया इनका जो m का मान है वो ना के बराबर, द्रव्यमान है ही नहीं। जब द्रव्यमान ही नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी? एक मोटा ताजा आदमी लिया, पड़े हुए हिल ही नहीं पा रहा, और कोई दुबला पतला फिट आदमी है, ऑटोमेटिक स्थितिज ऊर्जा कम होगी, फटाफट भाग भाग के काम करता रहेगा। तो m की वैल्यू भैया बहुत कम है, पॉइंट मास है भाई, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, लोग अंधाधुंध गति करते रहते हैं। बाद में यही तो गलत साबित हुआ, वॉन डर वाल्स ने कही नहीं तुम गलत कह रहे हो, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, प्रेशर बढ़ेगा, पी को उन्होंने बढ़ाया, कंप्लीटली फ्रीली मूव कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नेग्लिजिबल होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी इनका कुछ नहीं कर पाएगा, इतने हल्के होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल भी इनका कुछ
नहीं कर पाएगा। मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सभी को पता होना चाहिए कि भैया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। किसी को भी उठा के तवा के ऊपर रख दो, ऑटोमेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, या करने लगेगा मेरे भाई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मॉलिक्यूल्स के लगातार वेसल बॉल्स पर बम्बार्डमेंट से गैस का प्रेशर होता है मेरे भाई। यानी जो अणु होते हैं जब वो बर्तन की दीवार पर टकरा रहे हैं तो जिस तेजी से वो टकरा रहे हैं, जिस बल से टकरा रहे हैं, उसी के कारण गैसों का प्रेशर क्रिएट होता है, दाब क्रिएट होता है भैया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक इक्वेशन भी दी है, ये इक्वेशन भी पेपर में एक बार 2 नंबर में आई है कि यदि कोई क्यूब है, क्यूब समझते हो मेरे भाई, हम लोगों ने बचपन में खूब लूडो खेला है इस तरीके से मेरे भाई, आप तो अभी भी बचपन में ही होगे। ये क्यूब है, इस तरीके का कोई क्यूब है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हैं, N है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका द्रव्यमान कितना है, M है, और उनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, C सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो क्यूब का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब L है तो L की पावर 3 इसका आयतन यानी वॉल्यूम हो जाएगा। तब जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है PV बराबर 1/3 MnC स्क्वायर। कई बार ये MnU स्क्वायर लिख के आ जाएगा, कई बार B स्क्वायर लिख के आ जाएगा। चाल को जिससे लिखना चाहो लिख लो, हम लोगों ने C से लिखा है इसलिए फॉर्मूला हो गया है PV बराबर 1/3 MnC स्क्वायर भैया, ठीक है। 0.2 और 0.5 रियल गैसेस और लो टेम्परेचर पर फॉलो नहीं करती भाई, कि अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होते हैं, ठीक, जबकि होते हैं, सबको पता है। प्रेशर कोई नहीं लगता है, बोले हाँ प्रेशर लगता है। वॉल्यूम निग्लिजिबल ना के बराबर होता है, बोले नहीं वॉल्यूम होता है, रियलिटी अगर आप देखोगे तब। ये सब आदर्श गैसों के लिए है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती हैं आइडियल गैसेस के लिए। क्या होती हैं भैया, गैस तो गैस है, जहां मर्जी हो जाने दो, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं, कुछ नहीं, अंधाधुंध गति करने दो, यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और उसके बाद भी ये परेशान हो कि हम लिखेंगे कैसे, तो गधे हैं। बार बार हम कह रहे हैं मेरे भाई, आपको क्या करना है, मोटा मोटा समझ लेना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अणु गति सिद्धांत, अंधाधुंध अणु गति करेंगे, यही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। 2 नंबर में आएगा, 4 लाइनें नहीं लिख पाओगे यार, बस एक बार समझ लो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं, कोर्स में देख रहे हो तो यहीं पे अवेलेबल करवा रहे हैं, एक बार देख लो, जाके छापाओ, बात खत्म हो गई। हमें याद करते रहना। लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट, अगला देखो, पेपर में लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट भी आया हुआ है और लगभग 7 नंबर में ये आता है, ठीक है। समझो क्या होता है लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डेंस, आपने एक शब्द सुना होगा कि आपस में जब हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे पत्र व्यवहार पुराने जमाने में होता था, इधर से चिट्ठी, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, तो चिट्ठी जब वो लेके जाता था उधर से चिट्ठी आती थी, इसे कोरस्पॉन्डेंस कहते थे। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब साथ साथ चलना। होता क्या है समझो मेरे भाई, 3 चीजों की बात करी गई। पहला क्या है, मान लिया प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। इन्होंने कहा कि अगर 2 चीजें एक जैसी हैं तो तीसरी भी उसी के जैसी होगी, कोरस्पॉन्डेंस होगी, एक जैसी होगी। तो इस लॉ को वॉन डर वाल्स ने बताया था। इस लॉ में एक सेट ऑफ रिड्यूस्ड वेरिएबल पर आधारित होता है, समझो, मतलब थोड़ा थोड़ा मान जो है वो कम होगा, ये वॉन डर वाल्स ने बताया। जैसे इन्होंने कहा प्रेशर कितना कम होगा, इन्होंने कहा जो प्रेशर कम होगा उसे हम लोग पाई से लिखेंगे, ये सिंबल है, और पाई बराबर होगा P/PC, ठीक भाई। रिड्यूस जो वॉल्यूम आयतन जो कम होगा उसे फाई से लिखेंगे, V/BC होगा। जो रिड्यूस्ड टेम्परेचर जो कम होगा उसे थीटा से लिखेंगे, V/BC होगा, ठीक। इन्होंने कहा ताप दाब और जो भैया ताप दाब और जो सांद्रता है, ताप दाब और जो आयतन है वो थोड़ा थोड़ा सा कम होगा, उसे हम लोग लिखेंगे पाई से, फाई से, थीटा से, ठीक। अब आप सोच रहे होगा पी तो प्रेशर है, पीसी क्या है, पीसी क्रिटिकल प्रेशर है, वीसी क्रिटिकल वॉल्यूम है, टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर है। सर जी ये क्रिटिकल क्या होता है, तुमने सुना होगा भैया इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाए जहां दाब आप लगा के पूरी ताकत चुटिया लगा के भी मतलब गैसों को लिक्विड में नहीं चेंज कर पा रहे हैं, वो क्रिटिकल स्टेट होती है कि भैया सब कुछ ट्राई कर लिया, आप कुछ नहीं हो रहा, तो हालत कैसी है, क्रिटिकल है। तो पीसी, वीसी, टीसी ये जो भी कुछ होता है ये क्या होता है, क्रिटिकल होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर रिड्यूस्ड टेम्परेचर जो लिखा है वो शायद गलत लिख गया, इसे ठीक कर लेना। प्रेशर P/PC है, वॉल्यूम B/BC, तो रिड्यूस्ड टेम्परेचर क्या होगा, T/TC होगा मेरे भाई, से ठीक कर लीजिएगा, थीटा से लिखेंगे, ठीक है। P, B एंड T वॉन डर वाल्स इक्वेशन में प्रयोग होने वाले प्रेशर, ये देखो ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, ये क्रिटिकल प्रेशर है, ये क्रिटिकल वॉल्यूम है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, और इस तरीके से चीजें चलती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होती है अब समझ लो। यानी वॉन डर वाल्स ने
तीनों के लिए एक एक मान दे दिया, कम करा हुआ। अब इन्होंने क्या कहा, यदि दो सब्सटेंसेस के रिड्यूस्ड प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो, यानी अगर दो कोई सब्सटेंस ले रहा हो, एक ये है एक ये है, इन्होंने कहा इसका प्रेशर और टेम्परेचर इसका सेम है, तो तीसरा यानी वॉल्यूम भी सेम होगा, तो इनका रिड्यूस्ड वॉल्यूम भी सेम होगा। अर्थात यदि दो सब्सटेंस के रिड्यूस्ड वेरिएबल आइडेंटिकल हो तब ये कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट में होते हैं, यानी पी, बी और टी अगर तीनों दो सब्सटेंस के लिए सेम हो जाएं तो वो क्या कहलाएंगे भैया, एक संग चल रहा है, जो इनका है वो इनका, जो इनका है वो इनका, जो इनका है बराबर है, यानी कॉरस्पॉन्डेंस है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट में है, म्यूचुअल स्टेट में एक साथ चल रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। पेपर में आ जाएगा 5-7 नंबर में। अब कोई पूछे कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होता है, अबे जो दो सिस्टम एक साथ साथ चलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग होती है, बात खत्म हो गई। इतना सा खेल है, तो अगर आप आराम आराम समझते चलोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक भाई। उसके बाद 25 नंबर के लॉन्ग की जुगाड़ है। लॉन्ग हम एक बार करवा भी चुके हैं कैप्सूल क्लास में, फिर से बताते हैं। 25 नंबर के लॉन्ग की जुगाड़ है रिलेशनशिप बिटवीन वॉन डर वाल्स कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। भैया बहुत आसान है, वॉन डर वाल्स कांस्टेंट मतलब क्या, ए है और बी है, ये वॉन डर वाल्स नियतांक है। क्रिटिकल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पीसी, वीसी और टीसी, ठीक है। ये सब क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, इनमें हमें रिलेशन निकालना है। 8 पीसी वीसी बराबर 3 आरटीसी आएगा, बहुत आसान है, समझा देते हैं। समझो भैया, अभी हमने आपको बताया वॉन डर वाल्स समीकरण क्या होती है, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, वी माइनस का बी बराबर आर टी होती है, ठीक। कुछ करना नहीं है, आसान है, समझो। ब्रैकेट को खोल दो, P की V से गुणा होगी, P भी आएगा भैया। ए अपॉन, अब जरा समझते रहना भैया, P की B से गुणा हो गई, P भी आ गया। ए अपॉन बी स्क्वायर की V से गुणा हुई, एक बी कट गया, ए अपॉन बी आ गया। P की B से गुणा हुई, माइनस का P भी हो गया। ए की B से गुणा हुई, ए बी अपॉन बी स्क्वायर हो गया, बराबर में आर टी हो गया। समझना, सबसे पहले वॉन डर वाल्स समीकरण हमने ली, उसमें हमने गुणा कर दी। गुणा करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे द इक्वेशन बाई वी स्क्वायर से, हम गुणा करेंगे। क्यों करेंगे समझो, जब यहाँ बी स्क्वायर से गुणा होगी तो ये बी है पहले से, स्क्वायर से गुणा करेंगे बी की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ बी स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक बी कट जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी वी स्क्वायर आ जाएगा, यानी पूरी इक्वेशन की हमने वी स्क्वायर से गुणा कर दी। कर क्या रहे हैं ये समझो, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक तृतीय घात समीकरण बना रहे हैं कि b की पावर 3, b की पावर 2, b और फिर कांस्टेंट, इस तरीके से समीकरण बनती है भैया, ठीक है। तो हम लोग एक तृतीय घात समीकरण बना रहे हैं। बताओ क्या किया हमने, सबसे पहले वॉन डर वाल्स समीकरण ली, वॉन डर वाल्स समीकरण की हमने क्या करी, गुणा कर दी। वॉन डर वाल्स समीकरण की क्या करी हमने, गुणा कर दी। फिर जब गुणा हमने कर दी तो उसमें हमने गुणा किससे करी, वी स्क्वायर से। वी स्क्वायर से गुणा करी, यहाँ बी की पावर 3 हो गया, यहाँ पे केवल एक बी बचेगा भैया, एक बी कट जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आर टी बी स्क्वायर हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, तृतीय घात समीकरण बना रहे हैं। तृतीय घात समीकरण बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो हमने ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई पी से भाग दे दिया। पी से जब हमने भाग दे दिया तो यहाँ जो पी बचा हुआ है ये भी कैंसिल हो जाएगा। समझो भैया, जब हमने पी से भाग दे दिया तो ये पी कैंसिल हो गया, यहाँ बटे में पी आ जाएगा, ये पी कैंसिल हो जाएगा, बटे में पी आ जाएगा और बटे में पी आ जाएगा। देखो भैया, जहां जो कैंसिल होना था हो गया, यानी ओवरऑल यार आप सेकेंड ईयर में हो, इतना भी बताना पड़ेगा क्या, वॉन डर वाल्स समीकरण है, गुणा करी, वी स्क्वायर से गुणा करी, पी से भाग दे दिया, ये आ गया अपने पास। देखो भैया, ठीक, इसे रीअरेंज करेंगे। देखो बी की पावर 3 तो ये है, ये बी स्क्वायर दो जगह है, कॉमन लेके एक जगह रखेंगे, फिर सिंगल पावर रखेंगे और आखिरी में नियतांक रखेंगे। इसे रीअरेंज कर लेते हैं भाई, ठीक। देखो रीअरेंज कर लिया हमने, ये देखो रीअरेंज हो गया, बी की पावर 3 हो गया, बी स्क्वायर पास आ गया, वी आ गया, ए बी अपॉन पी यानी कांस्टेंट आ गया। वी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो बी की पावर 3, बी की पावर 2, बी की पावर 1, बी की पावर 0 यानी कांस्टेंट आ गया भाई, ठीक। समीकरण बन गई ए, कोई काबिलपंती नहीं है। वॉन डर वाल्स समीकरण लेनी है, गुणा करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करा, ऊपर बी से गुणा कर रखी, बी स्क्वायर से, फिर नीचे पी से भाग दिया। ओवरऑल हमने बी की पावर 3 यानी बी की तृतीय घात समीकरण हमने बना ली और समीकरण 1 बना लिया। अब आपको पता है जब कंडीशन होगी क्रिटिकल, तो क्रिटिकल स्टेट में हम P को PC लिखेंगे। P को क्या लिखेंगे, PC, क्योंकि क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। T को TC लिखेंगे, तो यहां रख देना है मेरे भाई। ये जो हमने इक्वेशन बना रखी है, B की पावर 3 B स्क्वायर, T को TC रख दिया, P को PC रख दिया, P को PC रख दिया भैया, B को वैसे ही रहने दिया। जब T TC है, P PC है, अभी बताया कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट कि अगर T और P बराबर है तो B भी बराबर होगा, तो V को क्या कह देंगे, BC। BC को इधर लाएंगे तो B माइनस BC बराबर 0। अगर पावर दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो B माइनस BC की पावर 3 बराबर 0 की पावर 3 भी रखोगे तो 0 ही आएगा। A माइनस B का होल क्यूब फॉर्मूला खोल देंगे। देखो भैया, A माइनस B का हमने होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया। A क्यूब होता है
माइनस बी क्यूब होता है, फिर 3a² और 3b², ये भैया ये फार्मूला खुल गया। जब ये फार्मूला खुल गया तो हम क्या करेंगे, जो गुणांक होते हैं उनकी तुलना करेंगे। समझो यहां पर भैया b की पावर 3 की, अब जरा समझना है, बताओ b² के साथ में यहां क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3bc लिखा हुआ है। यहां जो समीकरण 2 है इसमें देखो b² की संख्या लिखा है, माइनस b² है तो मतलब माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, b² की संख्या लिखा rtc pc प्लस का v लिखा हुआ है, तो v² वाले नियतांक को हमने बराबर कर दिया। यहां 3bc है, यहां rtc pc प्लस का v है भाई, ठीक है। यहां देखो v के संग में क्या लिखा है, 3bc²। यहां देखो v के संग में कौन लिखा हुआ है, a/pc लिखा हुआ है, तो हमने b की जगह पे देखो क्या लिख दिया, बताओ a/pc लिख दिया, ये लिख दिया। बताओ यहां नियतांक में क्या लिखा, bc की पावर 3 लिखा हुआ है, यहां नियतांक में क्या लिखा, माइनस का ab बटे में pc लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस माइनस तो कैंसिल है, तो bc की पावर 3 बराबर ab/pc आ गया। ओवरऑल बात करें तो दो समीकरणें बनाई हैं, एक हमने क्या करी है, वान डेर वाल्स समीकरण को हल करके बनाई है, दूसरी टीटीसी पीपीसी, तो बीबीसी हो गया, बीसी को इधर ले आए, बी माइनस बीसी का होल क्यूब करा, खोल दिया, दोनों के नियतांकों की तुलना कर दी। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है इक्वेशन 6 में बीसी की पावर 3 चल रही है और इक्वेशन 5 में बीसी की पावर 2 चल रही है। अगर हम लोग इसे भाग देते तो 2 से 2 पावर कट जाएगी, बीसी का मान आ जाएगा। भाग दे दिया, 6 को हमने 5 से भाग दे दिया। जब आप भाग दोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, पीसी से पीसी, ए से ए, ये सब कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, बीसी बराबर बचेगा 3b। ये देखो सब मान रख दिए हैं, bc की पावर 3 आ गया, 3bc² आ गया, ab बटे pc आ गया, सब कैंसिल हो गया, बस ये b बचा, नीचे 3 बचा, उधर भेजेंगे तो bc का मान कितना आ गया, 3b आ गया। इसका मान हम किसी में रख देंगे, देखो यहाँ पे vc है और pc है, vc है pc है, vc का मान रख दें तो क्या आ जाएगा, pc आ जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, कांस्टेंट निकालना, pc vc tc की वैल्यू निकालना है, ठीक भाई। देखो vc का मान रख दिया यहाँ पे, vc का मान रखेंगे, pc को ऊपर उठा लाए, vc का मान 3b है, हल किया तो pc का मान भी आ गया a/27 b²। bc और pc दोनों निकल आए हैं, इनका मान उठा के समीकरण 4 में रख दो। समीकरण 4 क्या है, ये समीकरण 4 है, मान रख दिया, bc का मान 3b रख दिया, tc ऐसे रखा, pc रखा, प्लस का v रखा, 3 तियां 9b हो गया, एक b को इधर ले आया, 9b में से एक b जाएगा, 8b बचेगा। pc का भी अगर हम मान रख दें तो pc का मान रखने के बाद tc कैंसिल होके बचेगा 8a बटे 27br। यानी सरल भाषा में कहें तो हमने दो समीकरणें बनाई, दोनों को हल करके tc का मान निकाल लिया, vc का मान निकाल लिया और pc का मान निकाल लिया। पेपर में लॉन्ग में सिद्ध करने को आएगा कि सिद्ध करो 8pc bc बराबर 3r tc होता है, ठीक भाई। क्या करेंगे, लो भैया हमें मालूम है कि 3bc बराबर होता r tc बटे pc प्लस का v। कहां से उठा ला है मेरे भाई, ये देखो 3bc बराबर, ये जो अपनी समीकरण थी जो हमने नियतांकों की तुलना करी थी, rtc बटे pc प्लस का v है, ठीक। पेपर में सिद्ध करने को आएगा कि 8pc bc बराबर 3rtc सिद्ध करो। अगर लॉन्ग में आता है तो आपको पहले ये सारे नियतांक निकाल के दिखाने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो अब भैया हमने क्या करा, माना क्या, हमें पता ही है ये होता है, 3vc ऐसे लिख लिया, rtc लिख लिया, pc लिख लिया, और सबको पता है vc का मान हमने निकाला था 3b, vc का मान हमने कितना निकाला था, 3b निकाला था, ठीक भैया। तो अगर हम b का मान कहें तो 3 को नीचे ले आओ तो vc बटे 3 किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। तो v की जगह पे हमने क्या लिख दिया, bc बटे में 3 रख दिया मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। bc को एक साइड ले आएंगे, ये देखो भैया क्या किया, एलसीएम ले लो, यहीं पे एलसीएम हमने ले लिया, ये देखो एलसीएम लिया, 3pc एलसीएम आएगा, ये 3 से इधर गुणा होगी, एलसीएम लेना आता है मेरे भाई, लो यहीं पे हम लेके दिखा दे रहे हैं। नीचे 3pc एलसीएम आएगा, इसकी गुणा इससे होगी, क्या आएगा, 3rtc आएगा, इसकी गुणा इससे होगी, क्या आएगा, पीसी बीसी आएगा, बराबर में क्या चल रहा है, 3bc चल रहा है, ठीक। 3pc bc इधर ले आया, 3 तियां कितना हो गया, 9pc bc हो जाएगा, बराबर में 3rtc चल रहा है, और एक pc bc देखो ये है, इस pc bc को इधर लाएंगे, 9 में से एक pc bc चला जाएगा, कितने बचेंगे मेरे भाई, 8 pc bc बचेंगे, ठीक है। तो 8 pc bc बराबर हो जाएगा 3rtc। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो डेरिवेशन प्रूफ हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर में ये लॉन्ग में आपको दिखेगा। उसके बाद एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज भैया 3 होती हैं, समझो। एक आदमी है, उसका नाम है मैक्सवेल। वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जो गैसों के अणु हैं उनकी जो चाल है, सरल भाषा में कहें, वेलोसिटी जो है, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को निम्न टर्म में व्यक्त करते हैं। 3 तरीके से उनकी वेलोसिटी को हम लोग व्यक्त करते हैं। कौन कौन सी होती हैं बताओ। पहली होती है एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज पता है। एवरेज कैसे निकाला जाता है? सबको जोड़ दो, मान लिया 5 लोग हैं, पांचों को जोड़ दो, जितने लोग 5 से भाग दे दो, एवरेज निकल आता है। एवरेज क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। 2 3 4 5, मान लिया 4 आदमी हैं, इनका एवरेज निकालना है, चारों को जोड़ दो, 4 से भाग दे दो, मेरे भाई एवरेज निकल आएगा। तो ये एवरेज निकालने का तरीका होता है। तो दूसरी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और तीसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सबसे पहले देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। हमने कहा कि मान लिया n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैं, समझो भैया गैस मॉलिक्यूल कितने हैं? n है। B1 B2 B3 B4 Bn सबकी वेलोसिटी है। तो इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ देंगे और n नंबर है तो n से हम लोग भाग दे देंगे। भाई बहुत आसान है, सबको जोड़ दिया, B1 B2 B3 B4 डैश 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 Bn और n से हमने भाग दे दिया, तो ये हो गया मेरे भाई एवरेज। एवरेज को लिखते हैं b बार से, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। ठीक, फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल के लिए ये इक्वेशन क्या होती है? b बार बराबर होता है √8RT/m, समझ, पाई m। ये मैक्सवेल ने समीकरण सिद्ध करी है एवरेज वेलोसिटी के लिए। नॉर्मली इक्वेशन ये है, मैक्सवेल की इक्वेशन ये होती है, ये भी आपको याद होनी चाहिए भैया। ठीक, दूसरी जो वेलोसिटी होती है वो होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। साफ साफ पता चल रहा है, रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट, यानी वर्गमूल, अंडर रूट होता है। मीन का मतलब क्या होता है? औसत होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करा? B1 B2 वेलोसिटी है, इनका वर्ग कर दिया। देखो B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर, इससे स्क्वायर अपना खत्म हो गया, स्क्वायर की बात हो गई। ठीक, फिर हमने क्या किया? इन सबका मीन यानी औसत निकाल दिया। देखो सबको जोड़ दिया, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर B4 सबको जोड़ के n से हमने भाग दे दिया, तो ये सबका औसत आ गया। लिखा काहे से? इसे म्यू स्क्वायर से लिखा। अब जब हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो भैया अब देखो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? रूट, यानी पहले स्क्वायर भी हो गया, मीन यानी औसत भी निकल आया और रूट भी हमने ले लिया, यही तो कहलाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसे हम लोग VRMS से लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, या फिर हम लोग म्यू से भी इसे लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से म्यू की वैल्यू ये होती है। मैक्सवेल ने भी इसके लिए इक्वेशन दी और इक्वेशन क्या होती है? म्यू बराबर √3RT/m। एवरेज के लिए जो दी है √8RT/πm है और इसके लिए क्या है? √3RT/m है। ठीक, तीसरी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? प्रायिकता। ज्यादा से ज्यादा लोग जो चुनेंगे, हम आपसे कहें कि हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे और हम आपसे कहें कि हम आपको भर पेट खाना खिलाएंगे, क्या चुनोगे आप? 1 करोड़ रुपए ज्यादातर चुन लोगे भाई, सीधी सी बात है। तो ज्यादातर लोग जो चुनते हैं उसी को मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं। तो अगर 100 अणु गैस के देखे जाएं, उन 100 में से जो ज्यादातर लोगों की होगी वही मोस्ट प्रोबेबल कहलाएगी। ठीक, तो लिख दिया हमने। अधिकतर गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है इसे मोस्ट प्रोबेबल यानी VMP, MP फॉर का मतलब क्या होता है? BMP यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। मैक्सवेल ने इसके लिए क्या इक्वेशन दी? BMP बराबर √2RT/m होता है भैया। ठीक, तो 3 इक्वेशन अपने पास आ गई, एक एवरेज के लिए आ गई, एक रूट मीन स्क्वायर के लिए आ गई, एक मोस्ट प्रोबेबल के लिए आ गई। कौन कौन सी आ गई भैया? एक तो हो गई √3RT/m, 8RT/πm और 2RT/m। इन तीनों को अगर हम 3RT/m से भाग दे दें तो भाग देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, इसे भाग देंगे 0.8 आएगा, इसे भाग देंगे तो 0.6 आएगा। हलो के इस तरीके से तीनों का जो रेशियो होता है वो 1:0.8:0.6 होता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पता होना चाहिए। यहां BSc में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर काम में आ सकता है। अगला टॉपिक जो शॉर्ट में आता है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, उसमें आ सकता है कोलिजन डायामीटर क्या होता है? सबको पता है डायामीटर माने व्यास होता है। अगर ये वृत्त है, यहां ये इसका केंद्र है, तो ये कहलाती है त्रिज्या, और त्रिज्या का जो दुगना होता है उसे डायामीटर यानी व्यास कहते हैं। लेकिन यहां पर कोलिजन भी है। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर होना। तो जब 2 अणु आपस में टकराएंगे तो भैया टकराने के बाद ये इनकी त्रिज्या है, ये इनकी त्रिज्या है, दोनों की जब त्रिज्या आपस में मिलेगी तो त्रिज्या का डबल क्या होता है? व्यास होता है। तो उसे हम लोग व्यास कहेंगे। यानी 2 कोलाइड करने वाले मतलब टकराने वाले मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोलिजन डायामीटर कहते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। जैसे हमने H2 के लिए एक उदाहरण भी दे रखा है। जैसे सिग्मा फॉर H2 कितना होता है? 2.74। यानी अगर 2 हाइड्रोजन के अणु आपस में टकरा रहे हैं, अगर 2 हाइड्रोजन के अणु आपस में टकरा रहे हैं तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी? 2.74 एंगस्ट्रॉम होगी। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए कितनी होगी? 3.16 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक, ऐसे ही
कोलिजन नंबर भी होता है, ये भी 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। नंबर मतलब क्या, कितनी बार टक्कर हुई, यही है ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग किसी गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी मॉलिक्यूल अंधाधुंध गति करते रहते हैं। जब गति करते हैं तो आपस में टक्करें भी होती हैं, कोलाइड भी होती है। 1 सेकंड में एक मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल से जितने कोलिजन करता है, 1 सेकंड में जितनी टक्करें होती हैं उसे ही हम लोग कोलिजन नंबर कहते हैं। जितनी टक्करें वो कोलिजन नंबर, नाम से ही बदला, कोलिजन माने टक्कर, नंबर माने संख्या, टक्करों की संख्या कोलिजन नंबर कहलाती है। तथा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का मतलब क्या, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, लंबाई 1 सेंटीमीटर ले लो, चौड़ाई ले लो, ऊंचाई ले लो, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में प्रेजेंट सभी गैस मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाले कोलिजन के नंबर को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये देखो लिखा हुआ है यहां पे कि अगर हम लोग एक सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई ले, तो जितने मॉलिक्यूल हैं वो सब आपस में जब टक्कर करेंगे, मरेंगे, जूझेंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी भैया, ठीक है। एक फिर मेन फ्री पाथ होता है। मेन मतलब क्या होता है, औसत। फ्री पाथ मतलब क्या है, गैसों के अणु अंधाधुंध टक्कर कर रहे हैं, जब भैया अंधाधुंध उनकी टक्करें हो रही तो उनका औसत निकाल लेंगे, उसे मीन फ्री पाथ कहेंगे। गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं तथा दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराते रहते हैं। 2 लगातार कोलिजन्स के बीच किसी मॉलिक्यूल के द्वारा चली गई दूरी को फ्री पाथ कहते हैं। यह फ्री पाथ एक ही मॉलिक्यूल के लिए सर्टेन नहीं होता है कि 2 मॉलिक्यूल टकराएंगे तो उनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फ्री पाथ। टकराए चलेगा फ्री पाथ। ऐसे कई सारे फ्री पाथ होंगे, कई मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे होंगे, तो इनका हम लोग औसत निकाल लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मेन फ्री पाथ। ये देखो, मान लिया पहले के लिए फ्री पाथ कितना, λ1, दूसरे के लिए λ2, तीसरे के लिए λ3, λn है, तो औसत निकालने के लिए n से भाग दे देंगे, ये λ कहलाएगा मेन फ्री पाथ। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री पाथ है, जितने भी फ्री पाथ है उन सबको हमने जोड़ के n से भाग दे दिया और मेन फ्री पाथ निकल आया। आखिरी जो डेरिवेशन हम ये करा रहे हैं, वांट हाफ आइसोथर्म, मोस्ट वांटेड है, पेपर में ये भी 25 नंबर में आने की औकात रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। हमने माना कि कोई एक गैस है, समझना मेरे भाई, हम कोशिश करेंगे बहुत सरल रखने की। माना एक गैस है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल क्या होती है, हम कहें कि भैया हम बर्फ से पानी बनाते हैं और पानी से हम फिर से क्या बना लेते हैं, बर्फ बना लेते हैं। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया। सुना होगा भैया कि पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, इसे कहते हैं रिवर्सिबल। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय। तो मेरे भाई ए ने क्रिया करी है बी से, ने बनाया क्या है सी, ने बनाया क्या है डी। अब ये बैलेंस क्या, ए की संख्या ए है, बी की संख्या बी है, सी की संख्या सी और डी की संख्या डी है। जो छोटा EBCD है वो भी समझ लो, आपने लिखा देखा होगा N2 प्लस का 3H2। बताओ H2 यहाँ पे कितने हैं, 3। ऐसे ही A यहाँ पे क्या है, A। ये जो ABCD है ये गिनती है कि A कितने हैं, B कितने हैं, C कितने हैं, D कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक इक्वेशन इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो गिब्स ऊर्जा की इक्वेशन होती है। क्या होती है भैया, फार्मूला होता है G बराबर H माइनस का TS। H होती है एंथैल्पी, लॉन्ग में आएगा ये, समझे रहना। H बराबर होता है U प्लस PB। ये सर जी कहाँ से उठा के ला रहे हो, ये सब आपको सेकंड सेमेस्टर में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने को मिला होगा। नहीं पढ़ा है तो आज समझो, G बराबर H माइनस TS होता है और H बराबर होता है U प्लस PB। ठीक, हमने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर दिया, तो ये DG हो गया, ये DU हो गया। यहाँ पे 2 लोग हैं तो भैया 2 लोग जब इकट्ठे होते हैं, गुणे में 2 फंक्शन होते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक को रोकते हैं दूसरे का करते हैं, दूसरे को रोकते हैं पहले का करते हैं। तो P लिख दिया, DB हो गया, ऐसे V लिख दिया, DP हो गया, ऐसे यहाँ पर T लिख दिया तो DS हो गया, S लिख दिया तो DT हो गया, यानी डिफरेंशिएशन कर दिया भाई। ठीक, जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है वो होता है DQ बराबर DU प्लस PdB, और जो दूसरा नियम होता है भैया वो क्या होता है, DQ अपॉन T बराबर DS। समझना, हम इस इक्वेशन को ठीक करने का प्रयास करेंगे। कैसे करोगे भैया जरा समझो। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है, Q बराबर U प्लस PdB, और DQ अपॉन T बराबर होता है DS के। T को अगर इधर भेज दें तो DQ बराबर होता है TDS। समझो, DQ बराबर क्या होता है, TDS।
तो देखो ये dq है, अगर यहाँ मान रख दें तो ये क्या हो जाएगा TdS। TdS का मान कितना हो जाएगा du प्लस का PdV। ये देखो du प्लस का PdV से समीकरण में है जो हमने अभी डिफरेंशिएशन करके बनाई है, इसमें हम रख देंगे TdS। ठीक, TdS जब यहाँ रखेंगे तो ये TdS से TdS हो जाएगा कैंसिल भाई। ठीक, समझना। नाउ इक्वेशन 3, क्या इक्वेशन आ गई, dq आ गया प्लस का vdp माइनस का TdS माइनस का sdt है, और यहाँ पर हमने रख दिया मेरे भाई TdS। ठीक, TdS से TdS हो गया कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गया तो vdp बचा, sdt बचा, ये हो गया कैंसिल, क्या बचा vdp sdt। समीकरण हमने बना ली 6, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करा है, गिब्स एनर्जी की इक्वेशन ली है, G बराबर H माइनस का TS। ठीक, हमने इसका क्या करा, एक्सपेंशन किया, H बराबर U प्लस PV। हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, फिर हमने देखा यार du प्लस PdV तो हम TdS बना सकते हैं, बना दिया। TdS से TdS कैंसिल हो गया, vdp बचा माइनस का sdt बचा, समीकरण बना के छोड़ दिया हमने। ठीक, अब हमने कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, समझो इसी समीकरण में छेड़खानी करते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब dt जीरो, dt जीरो का मतलब क्या, d माने होता है परिवर्तन और t माने टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में जो चेंज है, जो परिवर्तन है वो क्या है, जीरो है, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो है, मतलब टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो भैया हमने लिख दिया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भैया जो dt की वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो हमने क्या लिख दिया, ये देखो dt की वैल्यू, ये देखो dt की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो। तो dg बराबर आएगा bdp, dg बराबर क्या आएगा, bdp आएगा। ठीक, हमने लिख दिया ब्रैकेट में dg के ब्रैकेट में t लिख दिया, मतलब t टेम्परेचर कांस्टेंट है, bdp आ गया। सबने पढ़ा है गैस समीकरण, अभी इस क्लास की शुरुआत ही हुई PV बराबर RT से, यहाँ से हम V का मान निकालेंगे, P को नीचे भेजेंगे तो RT बटे में क्या आएगा, P आएगा। तो dg बराबर क्या आ गया, RT बटे में PdP आ गया। ठीक, टोटल चेंज इन फ्री एनर्जी अगर हमें निकालना, D मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, समझो छोटे से के लिए या परिवर्तन के लिए d मानते हैं, और जब छोटे को बड़ा करना होता है तो उसका समाकलन कर देते हैं। तो अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो ये जो dg चल रहा है या डेल्टा जी चल रहा है, इस dg का हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो हम इसका जब समाकलन करेंगे तो d मतलब छोटा सा था तो सिर्फ g बचेगा, d गायब हो जाएगा। RT कांस्टेंट है। ठीक, ऐसे करके जो सांप का निशान लगाया यही समाकलन का निशान होता है। कांस्टेंट का कभी भी समाकलन नहीं होता, तो RT को बाहर लिखा, dp लिखा बटे में p लिखा, और 1/p का समाकलन होता है log p। आपने पढ़ा होगा 1/x का समाकलन होता है log x। अगर आपके पास बायोलॉजी भी है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 1/x का समाकलन होता है log x। तो RT ऐसे ही रहा, ये छोटा सा था तो डेल्टा या d था, जब समाकलन पूरा हो गया तो सिर्फ g बचेगा, RT बचेगा। 1/p का समाकलन log p हो गया, log p चाहे आप ऐसे लिख लो, ठीक है, और चाहे तो आप इस तरीके लिख लो, ये नॉर्मल log होता है, प्लस का क्या हो गया, c। c कहाँ से आ गया सर जी, देखो जब भी कभी समाकलन करते हैं तो साथ में एक नियतांक लगाते हैं जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। तो जब हमने इसका समाकलन करा है तो इंटीग्रेशन किया है तो संग में एक नियतांक लगाया है। अगर हम इस नियतांक की वैल्यू निकाल के रखें, नियतांक लगाते हैं और उसका मान भी रखते हैं। समझो हमने कहा कि अगर मेरे भाई P का मान हो जाए 1 ATM, जो यहाँ पर वैल्यू है 1, तो P की वैल्यू अगर हम 1 ATM मान लें तो C जो है वो G डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 ATM क्या होता है, स्टैंडर्ड मान होता है। T का मान हम टेम्परेचर रख दें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये सब क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो अगर हम P की वैल्यू 1 मान लें तो C का मान G डिग्री का मतलब G स्टैंडर्ड के बराबर हो जाएगा। इसे हमने लिख भी दिया है, इसे कहेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक, तो हम इस समीकरण में रख देंगे, देखो G आ गया, G डिग्री आ गया, ये देखो C की जगह पे क्या आ गया, G डिग्री आ गया, और RT log P आ गया। सर जी आपने तो P का मान 1 मान लिया था, अबे P का मान 1 मान के हमने पहले C की वैल्यू निकाली, फिर इस नियतांक का हमने इसी समीकरण में मान रख दिया, तो G आया, G डिग्री आया, RT log P आया भैया। ठीक, अब हमने यहां से क्या करा, ABCD के लिए मान निकालिए। जहां से अपना समीकरण शुरू हुआ है वहां पे 4 मान है ना, A ने क्रिया करी, B से बनाया, C बनाया, D, तो हमने लिखा जब G का मान G डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब अगर हम GA निकालें तो GA क्या आएगा, बताओ, GA बराबर GA डिग्री, RT log PA, ऐसे GB बराबर GB डिग्री, RT log PB, GC बराबर GC डिग्री, RT log PC, GD बराबर GD डिग्री, RT log PD। यानी इसी समीकरण से हमने GA, GB, GC, GD सब हमने निकाल लिया भाई। ठीक है, हमने लिख दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस गैसियस रिएक्शन इज। अगर हम लोग प्रेशर भी कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखें तो रिएक्शन कैसे बनती है बताओ, A प्लस का B
बराबर रिएक्शन क्या है, C प्लस का D। तो भैया चेंज कैसे निकालते हैं, मेरे पास 5 रुपए थे, 10 रुपए हो गए, कितना परिवर्तन हुआ, 10 में से 5 को घटा दोगे, 5 का परिवर्तन हुआ। ऐसे ही पहले A प्लस B था, इनकी कुछ ऊर्जा रही होगी, हम मान ले रहे GA रही होगी। या भैया ये क्या है बताओ, जो लोग क्रिया करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, तो इनकी मान लिया GRG रिएक्टेंट रही होगी। ये जो लोग बने इनकी ऊर्जा मान ले रही होगी, ये प्रोडक्ट होते हैं, जो इधर बनते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, जो क्रिया करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। तो अगर आप कहो कितना परिवर्तन हुआ, तो इस बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। तो यही तो किया हमने कि प्रोडक्ट वाले में से रिएक्टेंट वाली ऊर्जा को घटा दिया। प्रोडक्ट कौन कौन है, तो C और D प्रोडक्ट है। तो भैया देखो यहां पे क्या था, बताओ क्या अपनी इक्वेशन थी, A प्लस B C प्लस D। C कितना था, C, तो यानी हो जाएगा C लिख दिया, जो छोटा वाला C था C लिख दिया, और C के लिए ऊर्जा क्या हो जाएगी, GC हो जाएगी। ऐसे D के संग में D था, GD हो जाएगी। में से घटाएंगे क्या, A था, GA ऊर्जा हो जाएगी, प्लस संग में कौन आएगा, V था, तो GV ऊर्जा हो जाएगी। इन सब के मान रख दो, जो हमने अभी निकाले थे, GA GB GC GD के मान निकाले थे, रख दो। C ऐसे ही रहा, GC का मान ये निकाला था, रख दिया। D ऐसे ही रहा, GD का मान ये निकाला था, रख दिया। A ऐसे ही रहा, GA का मान रख दिया। B ऐसे ही रहा, और GB का मान रख दिया। सारे मान हमने रख दिए। अब हम क्या करेंगे, GG एक तरफ कर लें, जिज्जी को एक तरफ करो, चच्चा को एक तरफ करो। ये देखो भैया G सब एक साइड आ गया, ठीक। और ये क्या हुआ है जरा देखो, RT यहाँ भी है, RT यहाँ भी है, कॉमन आएगा। समझना मेरे भाई जरा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बिल्कुल आसान रखने की। RT यहाँ भी है, RT यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। log M गुणे log N, जब log के संग में चल रहा हो, log M प्लस log n चल रहा हो, तो ये फार्मूला हो जाता है log m गुणे n। तो देखो भैया ये log m गुणे n हो जाएगा, तो PC इंटू PD हो जाएगा। ये देखो PC इंटू PD हो गया। और मेरे भाई माइनस में क्या चल रहा है, ये देखो माइनस में चल रहा है log, ये देखो log PA इंटू PB। जब कभी log के संग में कुछ चल रहा हो और माइनस में चल रहा हो, तो हो जाता है देखो log m माइनस का log n चल रहा हो, तो फार्मूला हो जाता है log m बटे n। यानी प्लस में हो तो गुणे में लिख देते हैं, माइनस में हो तो बटे में लिख देते हैं। ये दोनों प्लस में है, तो log PC की पावर C PD की पावर D हो जाएगा। C आगे लिख लो, पावर में लिख लो, बात एक ही होता है, ठीक। समझो जरा, log m की पावर n कहो या n log m कहो, एक ही बात होता है। चाहे n को आगे लिख लो चाहे ऊपर लिख दो, एक ही बात होती है भाई, ठीक। तो ये दोनों गुणे, ये देखो दोनों प्लस में है, तो जब प्लस में log होता है तो वो गुणे में आता है। तो ये हो जाएगा log PC की पावर C इंटू में PD की पावर D। लेकिन यहाँ देखो माइनस चल रहा है, ये दोनों log PA, ये तो यहाँ पे तो प्लस में है, तो log PA इंटू PB हो जाएगा, लेकिन इनसे तो माइनस है, तो पूरा जब दोनों को मिलाएंगे तो log आएगा। ये दोनों जो गुणा होंगे ये ऊपर आ जाएंगे, ये दोनों जो गुणा होंगे वो नीचे आ जाएंगे भैया, ठीक। तो ये देखो RT आ गया, log, ये देखो C और D की जो गुणा हुई कहाँ गया, C और D की जो गुणा हुई ये ऊपर आ गया। माइनस में जो चल रहा था A और B की जो गुणा हुई प्लस के चलते वो नीचे आ गया भैया, ठीक। काम हो गया है, समझो। तो अब हमने फाइनली क्या करा है, हमने लिखा है, यहाँ देखो हमने क्या लिखा, ये है C और D। साफ साफ देखो C मतलब क्या है और D मतलब क्या है। जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो C और D हैं, में से हमने घटाया है A और B, यानी जो रिएक्टेंट थे वो घटाया है। बाद वाले में से पहले वाले को घटाओगे तो परिवर्तन आ जाएगा। तो इसमें इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा G डिग्री। T और P कांस्टेंट था तो छोटा सा T और P यानी टेम्परेचर और प्रेशर लिख दिया, डेल्टा G डिग्री आ गया। RT log वगैरह सब कुछ ऐसे ही हमने लिख दिया भैया, ठीक। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो GTP, ये जो इधर वाली वैल्यू है कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, ये जो इधर वाली वैल्यू है GTP, ये 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो भैया ये जो PC की पावर C, PD की पावर D, PA की पावर A, PB की पावर B, ये सब जो है इसका मान हो जाएगा KP के बराबर, ठीक। जैसे KC होता है सांद्रता के लिए, वैसे KP होता है प्रेशर के लिए। तो कांस्टेंट के लिए GTP 0 हो जाएगा, और ये जो इंतजाम है इसका मान बराबर हो जाएगा KP के। ये सब 11th क्लास में KP KC सब है, नहीं पढ़ा है तो अब डायरेक्ट समझो, ये जो मान है ये KP के बराबर हो जाएगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ये 0 हो जाएगा। इसका मान 0 रख दिया, ये डेल्टा G डिग्री TP ऐसे ही आ गया, RT आ गया, और ये पूरा जो है ये क्या बन गया, log तो ऐसे रहेगा, ये जो इंतजाम है ये क्या बन गया, KP बन गया भैया। ये देखो KP रख दिया हमने। इसे अगर हम इधर ले आए
तो डेल्टा जी डिग्री ऐसे ही रहेगा, इधर ये प्लस का है, इधर आके माइनस का RT log P हो जाएगा। डेल्टा जी डिग्री TP का मान उठा के अगर हम 14 में रख दें, ये वाली समय 13 में रख दें इस वाली में, तो बताओ क्या आएगा, GTP ऐसे ही आएगा। ये देखो GTP ऐसे ही आएगा। डेल्टा जी डिग्री P का मान जो हमने माइनस में निकाला है वो यहाँ पर रख दिया, प्लस में जो RT पूरा इंतजाम चल रहा है ये पूरा इंतजाम चलने दिया। ये जो 14 जिसमें हमने डेल्टा जी डिग्री का मान निकाला है ये, और जिसमें मान रखा है ये दोनों 14 और 15 नंबर ही कहलाती हैं वॉन डर वाल्स आइसोथर्म रिएक्शन। इक्वेशन 14 एंड 15 आर कॉल्ड वांट हाफ इक्वेशन, सॉरी वॉन डर वाल नहीं, वांट हाफ आइसोथर्म इक्वेशन कहलाती हैं भैया, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा जो वन शॉट है ये खत्म हो गया भाई। उम्मीद करते हैं बहुत मजा आया होगा, हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी, कोई भगाया नहीं, खूब मौज में आराम से पढ़ाया। पहला ये वन शॉट है, आपको कैसा लगा? जो लोग भी कहीं भी तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हम कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर ये PDF और जो भी हम गन शॉट डालेंगे वो वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। टाइम निकाल के, ये कितनी देर की होगी, 1 घंटे की वीडियो होगी, टाइम निकाल के ऐसे हम 8 गन शॉट डालेंगे। 8 घंटे का खेल है, भगा भगा के देखोगे तो शायद 6-7 घंटे में खत्म हो जाएगा। PDF देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है उसे बार बार करके रिवाइज कर लो। 2-3 दिन के अंदर आप 3rd सेमेस्टर की केमिस्ट्री धुआं कर आओगे। और फिजिक्स की भी वीडियो हम लेके आ रहे हैं BDKD BSc पर, शायद आपको कल से परसों तक इसका भी वन शॉट मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप चाहते हो कि सर जी भगा के नहीं, एक एक टॉपिक, तो डिस्क्रिप्शन में अपने कोर्स का भी लिंक है, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे ऐड आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो लोग मेरे भाई चाहते हो, 399 रुपए का कोर्स है, लाइव वाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है उसमें, जो टॉपिक चाहो आराम से देख सकते हो, PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ ये जो वन शॉट हम बना रहे हैं ये भी अलग से फोल्डर बन के वन शॉट विद PDF वहां पर भी मिल जाएंगे। जैसा सही लगे वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। बाकी अगर हम इसकी एक एनालिसिस कर दें लास्ट में, तो हम आपसे यही कहेंगे, इस पूरी यूनिट में ऐसा कुछ है ही नहीं जो छोड़ा जा सके, फिर भी हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र क्या है। वॉन डर वाल्स इक्वेशन इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, इसे आप क्या करो, 2-3 नंबर के हिसाब से इक्वेशन पता होनी चाहिए, इतना बहुत है भैया, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसकी जो लास्ट में इक्वेशन है ये पढ़ लेना, 2-3-4 नंबर के हिसाब से आ जाएगी। कोरस्पॉन्डिंग स्टेट भी 2-3 नंबर वाली जुगाड़ है, ठीक। ये जो इक्वेशन है, ये जो डेरिवेशन है, 8PCBC = 3RTC, मेरे भाई ये 25 नंबर में लॉन्ग में आ सकता है। तो अगर इससे केवल यहीं से देखना शुरू करा है डे 1 से, तो सबसे पहले ये डेरिवेशन तैयार करो, 25 नंबर की जुगाड़ है। जब ये तैयार हो जाए मेरे भैया, तो ये जो वेलोसिटी है ये तो 6-7 नंबर वाला मामला है, कोई बहुत खतरनाक नहीं। ये 2-2 नंबर के हैं, कोलिजन डायमीटर क्या है, कोलिजन नंबर क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, एक मेन फ्री पाथ क्या है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और आखिरी में ये जो आइसोथर्म करा है ये भी 25 नंबर की जुगाड़ है। इन दोनों में से एक भी लॉन्ग फंस गया तो 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2-2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 2.5 नंबर में, 5 नंबर में ऐसे भी आ सकते हैं। यानी ये अकेला वन शॉट आपके 30 से 35 नंबर पक्के करा सकता है। कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताना। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका कोई दोस्त जो कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है, बहुत परेशान है, मेरे भाई कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल कायदे से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। 5th सेमेस्टर वाले भी टेंशन ना लो, कल से परसों तक उनका भी केमिस्ट्री का पहला वन शॉट पड़ जाएगा। घबराना नहीं है, 1st में हो, 3rd में हो, बैक है, जो है थारा भाई चमन आपको पास कराएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।